Hello, my dear friend. Today we will discuss about ड्रामा, एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा, जिसे हम हिंदी में अभिव्यंजनवादी नाटक भी कहते हैं। उजीन ओनील जो एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और ये जो एक नाटक है ये दिखाता है कि किस तरह आधुनिक मनुष्य अपने समाज, वातावरण, धर्म, भगवान और यहाँ तक कि अपने आप से अलग थलग पड़ गया है। ये आधुनिक औद्योगिकरण और परिणाम स्वरूप जीवन का मशीन जैसा बन जाने पर भी सशक्त टिप्पणी करता है। इसका नायक जो है मिस्टर यंग एक वास्तविक नाविक ड्रिस्कॉल पर आधारित था। जी हाँ, तो इसका जो सीन 1 है, द स्टोकर्स, जो नाटक की बिगिनिंग होती है जहाज के इंजन में कोयला झोंकने वाले मजदूरों से होता है। वे शिफ्ट के शुरू होने से पहले जहाज के अगले भाग में बैठे शराब पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। टांग खींचना, मजाक उड़ाना। दो आपस में झगड़ रहे हैं, शोर होने के कारण समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है। एक गाना शुरू कर देता है और दूसरा बियर पी रहा होता है और वह बियर पीने वालों का मजाक उड़ाता है कि बियर तो औरतों का पेय है, उसे तो कुछ सशक्त पेय पीना चाहिए, जैसे कि हिस्की, बोले तो जो विस्की, जैसे कि विस्की। उसकी तरफ विस्की की कई बोतलें फेंकी जाती है। सब उसकी शारीरिक शक्ति के कायल है और उसको नेता मानते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि 1 घंटा पहले जहाज न्यूयॉर्क से चला है और इंग्लैंड में साउथ हैम्पटन जा रहा है। वहीं पहुंचने में इसे 6 दिन लगेंगे, यानी अगले 6 दिन तक उनको इसी नर्क में रहना पड़ेगा। फिर वे अचानक पैडी की तरफ देखते हैं। वह एक आयरिश है और बूढ़ा है। उसके चेहरे से लगता है कि वह दुखी है। वे सब पैडी को एक नाविकों वाला पुराना गाना गाने को कहते हैं, क्योंकि यंग को इस गाने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए वे उनको कहता है कि गाना बंद करें ताकि वे सोच सकें। इस पर हंसना शुरू कर देते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि उनका सोचने से क्या संबंध। यंग कहता है कि जब वह बहुत छोटा था तब घर से भाग आया था और फिर पुनः कभी वापस नहीं गया है। यहाँ तक लड़कियों का सवाल है, वह उन सबको वेश्या समझता है क्योंकि वे आदमियों को धोखा देती है। अब वहाँ पर एक लॉन्ग है। लॉन्ग जो है वो एक समाजवादी विचारधारा रखता है, मार्क्सिस्ट आइडिया का आदमी है। यंग के साथ सहमत होता है कि इंजन का ये भाग नर्क के समान है, परंतु यंग कहता है कि यही उसका घर है। अभी यंग जो है वो उस स्टोकर जहाँ पर वो कोयला डालने का काम करते हैं, अभी यंग के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको एक अच्छी जगह मानता है, लेकिन लॉन्ग उसे नर्क कहता है। यंग कहता है कि वह पूंजीवादी प्रणाली का विरोध करता है और कहता है कि सभी समान पैदा होते हैं, लेकिन आर्थिक व्यवस्था उसे उस जैसे लोगों को गुलाम बनाकर रखती है और अन्य लोगों को इस तरह की बातों में कोई रुचि नहीं है और वे उसके विचारों को सैल्वेशियन आर्मी का उपदेश कहकर मजाक उड़ा देते हैं। यंग के अनुसार शारीरिक शक्ति और स्टॉकहोल्म में फिट होना महत्वपूर्ण है। जो दुबले पतले लोग जहाज़ों के मालिक हैं, उनके पास शारीरिक शक्ति नहीं है। ये तो उसकी अपनी तरह के लोग हैं जिनका अपना वातावरण के साथ पूरा तालमेल है। पैडी जो सबसे बूढ़ा है वहाँ पर एक अलग विचार रखता है। उसके अनुसार कोई समय था कि जहाज रानी एक रोमांच भरत साहसिक काम करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन यंग स्टॉकहोल्म को नर्क मानने को तैयार नहीं जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है। वह विरोध में पैडी को एक पूरा भाषण दे देता है कि किस तरह जहाज का उससे संबंध है। वह कहता है कि दुनिया में हर चीज़ जो चलती है उसे कोई ना कोई चलाने वाला होता है। यहाँ तक जहाज का संबंध है। जो जहाज है वह जहाज को चलाने वाला है। जब जहाज चलता है या चलाता है तो वो एक इंजन की तरह वो अपने आप को जहाज का भगवान मानता है। तभी 8 बार घंटी बजती है
और वे सब एक पंक्ति में चलकर स्टॉकहोल्म में दाखिल होते हैं और स्टॉकहोल्म हवालात की तरह लगता है। यहाँ सीन 2 दिखाया जाता है मिल्ड्रेड डगलस। दूसरा जो सीन है, जो दृश्य है, वो 2 दिन बाद जहाज के एक डेक पर शुरू होता है। जहाज का सबसे ऊपरी दृश्य जहाँ पर मिल्ड्रेड, यहाँ से सागर का पूरा खुला दृश्य दिखता है। सभी तरफ धूप चमक रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। डेक पर मिल्ड्रेड डगलस और उसकी चाची बैठी है। मिल्ड्रेड जो डगलस जहाज के मालिक और स्टील के बड़े कारोबारी को की 20 साल की एक नाजुक दिखने वाली बेटी है। उसके चेहरे पर थकावट, दुर्बलता और रक्तहीनता झलकती है, लेकिन साथ में ही अभिमान भी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। उसने कॉलेज में समाजशास्त्र की पढ़ाई की है और उसे खराब हालात में काम कर रहे मजदूरों के जीवन का अध्ययन करने की सनक है। उसकी चाची उसे कहती है कि उसकी ये सनक एक पाखंड है। असलियत ये है कि उसे अपने समाज स्थान पर गर्व है। मिल्ड्रेड की चाची अधेड़ उम्र की मोटी और दंभी महिला है। उसकी शक्ल से ही लगता है कि वह पूंजीवादी समाज की प्रतिनिधि है। प्रकट है कि उसे मिल्ड्रेड की समाजशास्त्र की सनक पसंद नहीं है। लेकिन इस दृश्य का जो मुख्य काम दर्शकों को अगले दृश्य में यंग और मिल्ड्रेड के आमने सामने के लिए तैयार करना है। मिल्ड्रेड और उसकी चाची की बातचीत से पता चलता है कि उनके पूर्वज कभी साधारण लोग थे। मिल्ड्रेड की चाची उसकी समाज सेवा की सनक का मजाक उड़ाती है और उसका जो विचार कोयला झांकने वाले जो कोयला झोंकते हैं, जहाँ पर वो कोयला डालते हैं, मजदूरों के जीवन का सामाजिक तरीकों से जो तरीके से अध्ययन करने का एक विचार एक सनक से अधिक नहीं है कि ये पागलपन है और कुछ नहीं है। सॉरी। मिल्ड्रेड कहती है कि उसने कैप्टन से पहले ही कोयला झोंकने वालों से उनके स्टॉकहोल्म में मिलने की आज्ञा ले रखी है और अब वह केवल इंजीनियर की प्रतीक्षा कर रही है। उसे स्टॉकहोल्म तक ले जाएगा। जैसे ही इंजीनियर आता है, मिल्ड्रेड उसके साथ चली जाती है। तीसरा दृश्य पहले स्टॉकहोल्म का विवरण देता है। ये एक कम रोशनी वाला छोटा सा कक्ष है। इसकी धुंधली सी रूपरेखा में भट्टियां दिखाई देती है। छोटा सा बल्ब जो लटक रहा है वह बहुत कम रोशनी देता है। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वे कमर तक नंगे हैं। वे कईयों के मतलब उनके जो भट्टी में काम करें उनकी शक्लें देखने लायक भी नहीं है। मिल्ड्रेड जो डगलस के आने से पहले सीटी की आवाज़ होती है। यंग इंजीनियर को गालियां निकालता है। जो सीटी बजा रहा है वह कहता है कि ये समझता है कि शायद कोयला झोंकने वाले बेकार बैठे हैं। यंग थके हुए पैडी पर हंसता है, जो इस काम को घटिया समझता है। इसी समय मिल्ड्रेड अंदर आती है। 2 इंजीनियर उसकी तरफ चल उसके साथ ही आ रहे हैं। जैसे वे स्टॉकहोल्म को देखती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सामाजिक काम का उसका ढकोसला ही खत्म हो जाता है। कोयला झोंकने वाले भी उसको वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। यंग अपने काम में लगा रहता है। उसे नहीं पता कि उसके पीछे कौन है। लेकिन जैसे ही सीटी ये बताने के लिए बजती है कि मिल्ड्रेड स्टॉकहोल्म में पहुँच चुकी है, तो यंग जोर से अपनी छाती पर हाथ मारता है। फिर अपने आप पास सन्नाटा पाकर वह अपनी कही को, जो उसके पास बेलचा है, उसको घुमाता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। जब वह सफेद पहने और पीले चेहरे वाली मिल्ड्रेड को देखता है तो वह उसे भूत समझता है और उसे घूर कर देखता है। उधर जब मिल्ड्रेड यंग को देखती है तो डर के मारे वह बहुत घबरा जाती है और उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, फिल्थी वीस्ट, मतलब गंदा जानवर। फिर वह बेहोश होकर दोनों इंजीनियरों के बाजुओं पर गिरती है और उसे संभाल कर बाहर ले जाते हैं। यंग जो मिस्टर यंग है वो हतप्रभ होकर, मतलब हैरान होकर वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसे लगता है कि उसे गंदा जानवर कहकर मिल्ड्रेड ने उसका अपमान किया है। वह इस झटके के बदले उसके मुंह से निकलता है, भगवान तुम्हें नर्क में भेजे। उधर जहाज के ऊपरी भाग से लगातार सीटी बज रही है। अब यहाँ पर जो सीन 4 है वो स्टॉकहोल्म में ही अगेन होता है। चौथा दृश्य उसी जगह में घटित होता है जहाँ पिछला था। यंग के साथी सभी भट्टी में कोयला झोंक रहे थे, बातें कर रहे थे और यंग बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा था। वह रॉडेन, यहाँ पे रॉडेन
कि जो एक रॉडेन है उसकी सोच में लीन हुआ आदमी की तरह बैठा है और वो सोच में मगन है कि वे सब उसे सलाह देते हैं कि जाकर नहा ले, कुछ खा ले, फिर सो जाए। लेकिन यंग किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वह बहुत परेशान और दुखी है। वह सोच रहा है कि आखिर मिल्डर ने उसे जानवर क्यों कहा। पैडी मजाक में कहता है कि ये पहली नज़र में ही प्यार हो जाने वाली बात है। मार्क्सवादी लॉन्ग कहता है कि यंग को जानवर कहकर उसने सब मजदूरों का अपमान किया है। वह कहता है कि उन्हें कचहरी जाकर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन यंग को अब कानून या न्याय में कोई रुचि नहीं है। वह तो बदले की भावना से जल रहा है। वह तो मिल्ड्रेड का सिर फोड़ना चाहता है। अब क्योंकि मिल्ड्रेड के स्टॉकहोल्म में आने का कोई अवसर नहीं है, यंग सोचता है कि उसे मिल्ड्रेड को ढूंढ कर मारना होगा। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे फांसी हो जाएगी, लेकिन यंग का फैसला कर चुका है। वह मिल्ड्रेड को बता देगा कि लंगूर कौन है। बात असल में यह है कि यंग के लिए अब अपने इंसान होने का सवाल पैदा हो गया है, एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ हिज आइडेंटिटी। सो मिल्ड्रेड को सांप बड़ा जो वाक्यांश शब्द था, जो बड़ा फिल्थी बीस्ट, उसके कानों में गूंज रहा है। वह सोचने लगा कि असल में कौन है। पैडी, लॉन्ग और अन्य लोग अपनी अपनी तरह से इस घटना की व्याख्या करते हैं, परंतु कोई भी उसे समझा नहीं पाता कि वह कौन है। यहाँ पर जो ड्रामेटिस्ट है वो यंग के मन में व्यथा को बड़े सुचारू ढंग से चित्रित करता है। असल में एक्सप्रेशनिस्टिक जो प्लेज होते हैं वो यही होते हैं कि जो आपके अंदर लाइफ में, जो इनर लाइफ में जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, साइकोलॉजिकल, ना कि आपकी एक्सटर्नल लाइफ में क्या चला है। अब जो फिफ्थ एवेन्यू है, सीन 5, यहाँ पर पांचवा दृश्य जो फिफ्थ एवेन्यू में घटता है, घटना साउथहैम्पटन में आने के 3 सप्ताह बाद की है। फिफ्थ एवेन्यू एक पॉश कॉलोनी है। ये कॉलोनी एक बड़ी साफ सुथरी है। इसकी सड़कें बहुत चौड़ी है। यहाँ अमेरिका के बड़े धनी लोग रहते हैं। बाज़ारों में भी बहुत बढ़िया और महंगा सामान रखा होता है। जौहरियों की दुकान में बेशकीमती हीरे जवाहरात सब कुछ रखा है। लॉन्ग और यंग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। वे खुद को इस पृष्ठभूमि के आगे बड़े अजीब से लगते हैं। यंग ने तो डंगरी और स्टॉकहोल्म में पहनी जाने वाली टोपी पहन रखी है। वे दोनों बिल्कुल भी यहाँ फिट नहीं है। वे बिल्कुल अजीब लग रहे हैं वहाँ पर। दोनों में जब बातचीत शुरू होती है तो लॉन्ग अपने समाजवादी विचारों की रट लगाता है और अमीरों के खिलाफ बोलने लग जाता है, और वह कहता है कि ये लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। यंग को इसमें कोई रुचि नहीं। वह तो सिर्फ पूछता है कि इस समय ये लोग कहाँ हैं। इस पर लॉन्ग कहता है, उसे बताता है कि वे गिरजाघर में हैं, ईसा मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे। यंग कहता है कि वह तो अपने जीवन में केवल एक बार चर्च आया था, जब उसकी माँ उसे यहाँ ले आई थी। अन्यथा उसके माता पिता का सिर अधिक शराब पी लेने से वैसे भी बहुत भारी होता था। अब लेकिन ये सब चला तो है, लेकिन यंग के माइंड में बदले की भावना भी चली है। वह मिल्ड्रेड को ढूंढना चाहता है, परंतु वह कहीं नहीं दिखती। वह लॉन्ग को बताता है कि किस तरह उसने साउथहैम्पटन में उसका पीछा किया, परंतु वह हमेशा निजी सुरक्षा कर्मचारियों से घिरी रहती है। अब जबकि वे अमेरिका में वापस आ गए तो वह मिल्ड्रेड तक पहुंचना चाहता है। लॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिल्ड्रेड को मार देने से समस्या का हल नहीं होगा। वह तो उस वर्ग की एक प्रतिनिधि है जिस वर्ग के खिलाफ उन्हें लड़ना है। लेकिन यंग को ऐसी अमूर्त बातें समझ नहीं आती। यंग और लॉन्ग अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि उस चर्च में प्रार्थना खत्म हो जाती है और सभी लोग बाहर आते हैं, अकड़ कर चले होते हैं। आदमी और औरतें चर्च से बाहर आकर, औरतों ने तो बहुत महंगे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे अकड़ कर ये लोग चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे सब रोबोट है, सब फ्रैंकनस्टीन जैसे मशीन दैत्य से लगते हैं। उनका बातचीत का विषय है कि कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। लॉन्ग के यंग को काबू करने की सारी कोशिशें जो के बावजूद भी यंग उन लोगों से झगड़ा कर लेता है, इसलिए वह उन लोगों से जानबूझकर भी टकराता है। लेकिन हर कोई क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज़ मी कहकर आगे निकल जाता है। तब यंग उन हर आदमी पर चीखना शुरू करता है, लेकिन उसे उसका कोई जवाब नहीं देता। यंग एक मोटे आदमी से टकराता है और उसकी बस छूट जाती है। फिर वह लैंप के खंभे को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी पुलिस आ जाती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर यंग को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सीन दृश्य 6 है ये जेल में शुरू होता है। ये जिस दिन यंग को गिरफ्तार किया जाता है उस रात को सिर्फ शुरू होता है।
दर्शकों को ब्लैक बॉल्स आइलैंड में बनी जेल की कोठरियाँ की एक लाइन दिखाई देती है। हर कोठरी का अगला भाग लोहे के सरिये से बना है। केवल एक बल्ब जल रहा है जिसकी धुंधली सी रोशनी से यंग की कोठरी का कुछ भाग दिखाई देता है। कोठरी के अंदर एक चारपाई यंग रोडिन के सोचने वाले आदमी के बुत की तरह बैठा है। उसके सर पर खून से सनी पट्टी बंधी है जिसका फिफ्थ एवेन्यू में झगड़ा हुआ था। यंग गहरी सोच में डूबा हुआ है। अब एक कैदी उसे कहता है कि उसे IWW यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड नाम की यूनियन का सदस्य बनना चाहिए। वह कहता है कि ये लोग गुंडे हैं जो उद्योगपतियों को तबाह करना चाहते हैं। इसके बाद वह अखबार में छपे एक सेनेटर के सेनेट में दिए भाषण के कुछ अंश को पढ़ता है जिसमें उसने कहा था कि IWW के लोग तो भगवान के बनाए इंसानों को जानवर बनाकर छोड़ना चाहते हैं। ये सब सुनकर यह समझता है कि IWW के लोग उसके बदला लेने में सहायता करेंगे। अब यंग वहाँ IWW ऑफिस में जाता है। क्या होता है, यहाँ पे सीन 7 शुरू हो जाता है जो ठीक 1 महीने के बाद ये सीन होता है। यंग जेल से 1 महीने की कैद पूरी करके रिहा होता है और आज़ाद होकर IWW के दफ्तर के पास दिखता है। रात का समय है। दफ्तर जो कि एक सभा का कमरा भी है, गीला गीला सा दिखता है। पूरी जगह साधारण और घटिया सी लगती है। यंग यहाँ IWW का सदस्य बनने के लिए आता है। वह IWW को एक उग्रवादी और आतंकी समूह समझता है। वह ये सोचकर यहाँ आया है कि इस संघ के लोग उसे मिल्डर डगलस और उसके पिता से बदला लेने में मदद करेंगे। जब यंग गली में पहुँचता है और दफ्तर के सामने खड़ा होता है तो बहुत सावधानी और छिपे हुए आगे बढ़ता है। वह दरवाजे के बाहर होकर सुनता है कि अंदर क्या चल रहा है। वह पहले धीरे से फिर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। इस पर अंदर बैठा स्थानीय शाखा का सचिव चीख कर उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन जब वह अंदर दाखिल होता है तो उसे दफ्तर की सादगी को देखकर कुछ निराशा सी होती है। दफ्तर में बैठे लोग भी उसकी शक्ल और वेशभूषा देखकर हैरान हो जाते हैं। जब यंग उसको बताता है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज में कोयला झोंकने का काम करता है तो उनके संघ का सदस्य बनना चाहता है, तो वो उसे अपना नाम बताने को कहते हैं। यंग पहले सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे एकदम अपना असली नाम याद नहीं आता और फिर वह सोचकर कहता है कि मेरा नाम रॉबर्ट स्मिथ है। सचिव उसे $1/2 सहायता शुल्क देने को कहता है जो वह एकदम निकाल कर दे देता है। यंग ने अभी तक इस संघ की आतंकवादियों और उग्रवादियों को संगठन समझा था। वह ये सोचकर हैरान है कि सदस्य बना लेने के बाद भी उसे इस संगठन के गुप्त तौर तरीकों के विषय में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इस पर सचिव कहता है कि उनका संगठन शांतिपूर्वक आंदोलन में विश्वास रखता है। वे मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन का सहारा लेते हैं। वे कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। लेकिन यंग को विश्वास नहीं होता। फिर उनका विश्वास जीतने के लिए वे कहता है कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वे डायनामाइट से फैक्ट्रियाँ, जहाज, इमारतें या जेलों को बम से उड़ाने का काम ही क्यों ना हो। जब वह ऐसा कहता है तो उनको यकीन हो जाता है कि उद्योगपतियों का भेजा हुआ ये जासूस है। ये सोचकर सचिव दफ्तर में बैठे साथियों की इशारा करता है। वे मिलकर यंग को उठाते हैं और बाहर गली में फेंक कर दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यंग गली में रॉबिन के बनाए थिंकिंग मैन के बुत में अंदाज में बैठ जाता है और आसपास के लोगों के विषय में सोचना शुरू करता है। उसे समझ नहीं आता कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ना ही उसे उनके इश्तिहार और उद्देश्य समझ आते हैं। एक ही सवाल उसको घूर रहा होता है कि आखिर वह जाए तो कहाँ जाए। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है और उससे पूछता है कि वहाँ क्या कर रहा है। यंग पुलिस को जवाब देता है कि उसने किया है। वह उसे उम्र कैद के लिए कि उसे पूछते हैं कि वह वहाँ क्या कर रहा है। यह जवाब देता है कि उसने किया है, वह उसे उम्र कैद देने के लिए काफ़ी है क्योंकि वह उस दुनिया में पैदा हुआ है। पुलिस वाला उसे पागल समझकर उसको वहाँ से चले जाने को कहता है। यंग उसे पूछता है कि वह जाए तो कहाँ जाए। पुलिस वाला कहता है कि वह जहन्नुम में जा सकता है। यहाँ पर ये 7वां सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब सीन 8 जो लास्ट है, नाटक का अंतिम दृश्य चिड़ियाघर के बंदर विभाग के सामने घटित होता है। यंग वहाँ इस सवाल का जवाब ढूंढने गया है कि वे आखिर कौन है। जैसे ही पर्दा उठता है, रोशनी एक गुरिल्ला के पिंजरे पर पड़ती है। पिंजरे पर लिखा है गुरिल्ला।
दैत्यकार गुरिल्ला गुरिल्ला के अंदर पैरों के भार रॉबिन के बुत थिंकिंग मैन के अंदाज में बैठा है। जैसे ही गुरिल्ला यंग को देखता है वह अपनी आंखें मोड़ लेता है, कोई आवाज़ या हरकत नहीं करता। पूरे के पूरे दृश्य में केवल यंग का एक लंबा भाषण है जो यंग ने गुरिल्ला को संबोधित करके कहा है। वह गुरिल्ला को बताता है कि किस तरह इंसानों ने तो उसे एक बालों वाला लंगूर कहकर अपने से अलग कर दिया है, इसलिए अब उससे यानी जानवरों से रिश्ता जोड़ने आया है। वह गुरिल्ला को शक्ति और भयानक शक्ल की प्रशंसा करता है और फिर मानवीय संसार में अपने सारे अनुभव उसे संक्षिप्त रूप में बताता है। जैसे कि गुरिल्ला सब कुछ समझ रहा हो, फिर वह गुरिल्ला की प्रशंसा करता है कि किस तरह वह अपनी जानवरों की दुनिया में पूरे तालमेल में है। जहाँ तक उसका अपना सवाल है, वह खुद ना तो इस धरती पर है न स्वर्ग में। इसके विपरीत दोनों तरफ से उसे बुरी तरह मार पड़ रही है और लताड़ा जा रहा है। गुरिल्ला सृष्टि की रचना के सबसे निचले स्तर पर होने के कारण अपने वातावरण में पूरी तरह फिट है। फिर वह गुरिल्ला को कहता है कि दोनों मिलकर पूरी दुनिया को ठोकर मार सकते हैं, केवल गुरिल्ला के पिंजरे से बाहर आने की देर है। ये कहकर यंग पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है और गुरिल्ला को बाहर आने और उससे हाथ मिलाने को कहता है। गुरिल्ला अपने भारी भरकम शरीर के साथ पिंजरे से बाहर आता है और यंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे फिर गौर से देखता है। फिर अचानक उसे गुस्सा आ जाता है और यंग को कसकर अपने बाजू में जकड़ लेता है, जैसे उसे गले लगा रहा हो। यंग की मौत हो जाती है। वह मरते मरते सोचता है कि गुरिल्ला ने भी उसे नहीं अपनाया। यंग को मारकर गुरिल्ला उसके शरीर को पिंजरे के अंदर डालकर खुद को जंगल की ओर चला जाता है। नाटक में यंग का रोल कर रहा अभिनेता पिंजरे से उठकर बाहर आता है और आगे बढ़कर दर्शकों को संबोधित करता है कि एक असली और मौलिक बालों वाला लंगूर है इसके बाद नाटककार की व्यंग्यात्मक टिप्पणी आती है कि आखिरकार अब बालों वाले लंगूर को अपना सही ठिकाना मिल गया है। धन्यवाद।